किन मुद्दों पर लड़ा जाएगा यूपी का चुनाव? अब की बार चलेगी भैया जी की साइकिल या फिर दोबारा खिलेगा कमल? योगी की रफ्तार पर विपक्ष कैसे लगाएगा फुल स्टॉप? अब की बार योगी जीतेंगे या फिर विपक्ष भरेगा जीत की हुंकार? यूपी चुनाव पर श्री संत बेतरा अशोका जी की बड़ी भविष्यवाणी, वो भी सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा और आज हमारे साथ मौजूद हैं विश्व प्रसिद्ध सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत बेतरा अशोका जी। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार। यूपी चुनाव में महज कुछ ही महीने बचे हैं, लेकिन देखिए तमाम सियासी दलों ने अभी से अपनी अपनी राजनीतिक जमीन तलाशनी शुरू कर दी है। अब लोगों के बीच नेताओं के चेहरे नजर आने लग गए हैं, रैलियां शुरू हो गई है और तो और देखिए बड़े बड़े दावों के साथ तमाम राजनीतिक दल एक बार फिर उत्तर प्रदेश को अपना बनाने का ख्वाब देख रहे हैं। अब सवाल उठता है कि भाई इस बार, जी हाँ, 2022 में कौन जीतेगा यूपी चुनाव का रण, और इसी को लेकर आज हम जानेंगे श्री संत बेतरा अशोका जी से। शुरुआत करने से पहले मैं अपने दर्शकों को याद जरूर दिला दूं कि भाई साल 2017 में श्री संत बेतरा अशोका जी ने ही ये भविष्यवाणी की थी कि भाई 2017 का यूपी का जो संग्राम है वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी जीतेगी, कमल खिलेगा और योगी आदित्यनाथ, जी हाँ, अजय सिंह बिष्ट ही यूपी के मुख्यमंत्री बनेंगे, और जो कि 100% सटीक उनकी भविष्यवाणी सच साबित हुई। और ऐसे में देखिए चुनाव नज़दीक है, ये पूछना तो बनता है कि भाई इस बार श्री संत बेतरा अशोका जी किसकी सरकार बनने जा रही है। आइए सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि सर से कि इस बार यूपी के चुनावों में कौन कौन से मुद्दे छाए रहेंगे आपकी ज्योतिष गणना के आधार पर। सर, आपको क्या लगता है? नमस्कार। देखिए, यूपी की जो राजनीति है जी, उसमें सबसे बड़ा मुद्दा जो है विकास का होगा जी, क्योंकि यूपी ने बहुत विकास किया है। अगर आप देखते हैं तो जो विकास यूपी के इस कार्यकाल में हुआ है, माननीय आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में हुआ है, वैसा विकास जो है पहले कभी देखने को नहीं मिला। और सबसे बड़ी चीज़ जो है राम मंदिर का शिलान्यास भी उन्हीं के कार्यकाल में। जी, तो ये एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना है हिंदुओं के लिए, हिंदुस्तान के लिए, भारत के लिए। दूसरा जो है, अगर आप यूपी में विकास देखते हैं तो उसमें भी कहीं कमी नहीं, और जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी ने कोरोना त्रासदी को हैंडल किया है, वो भी एक बहुत बड़ा जो है एडवांटेज होगा। लेकिन कोरोना पे विपक्ष बोलेगा ज़रूर। तो जहाँ तक आप यूपी की बात कर रहे हैं तो यूपी में सबसे बड़ा जो मुद्दा होगा वो विकास का होगा, और विकास के साथ जो है आपका जो है बहुत बड़ा मुद्दा जो होने जा रहा है वो जो है आपका देश में जो आपका इस टाइम जो लहर चल रही है राष्ट्रवाद की, जी, तो राष्ट्रवाद की लहर भी इसमें बहुत बड़ा काम करेगी। क्योंकि कई पार्टियों ने आपके जो है जो देश के विरुद्ध चलने वाले लोग हैं, जिन लोगों ने देश के विरुद्ध आपका जो है वक्तव्य दिए हैं या देश के विरुद्ध कार्य किया, और उसको जिन पार्टियों ने सपोर्ट किया है, जो 26 जनवरी में आपने देखने को मिला, वो सब जो है अब ज़ोरों शोरों से आपका जो है यूपी में आपका जो है उस पर राजनीति होगी। तो दोनों तरफ पक्ष और विपक्ष दोनों के पास मुद्दे हैं, लेकिन मेन मुद्दा जो है विकास, और विकास के साथ में होगा राष्ट्रवाद। जी, तीसरा, जो आपकी कीमतें बढ़ रही हैं, महंगाई तो बढ़ रही है। महंगाई जो है, महंगाई भी एक मुद्दा हो सकता है, लेकिन राष्ट्रवाद के मुद्दे पे एवं विकास के मुद्दे पे अगर आप महंगाई को कंपेयर करते हैं तो वो कहीं पर जो है टिकता नज़र नहीं आता। तो इसलिए यूपी के तीनों मेन मुद्दे होंगे। एक तो विकास, जो आप जो है सत्ता पक्ष उठाएगा विकास का मुद्दा, और राष्ट्रवाद, और उसके साथ में जो है आपका
महंगाई का मुद्दा जो विपक्ष तो उठाएगा, जी कोरोना काल में जो जो चीज़ें त्रुटियां हुई हैं उसको भी उठाएगा, और जो आपकी सत्ता पक्ष ने जो कार्य किए हैं कोरोना को कंट्रोल करने के लिए, उस पर भी बातचीत होगी। सर, कहते हैं कि भाई राजधानी दिल्ली का जो रास्ता होता है वो यूपी से होकर ही गुजरता है और यूपी की तकरीबन 23 करोड़ आबादी है। अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि एक तरफ योगी आदित्यनाथ हैं और आपका कहना है कि विकास की राह पर ही चुनाव ये लड़ा जाएगा। दूसरी तरफ अगर हम विपक्ष को देख लेते हैं, अखिलेश यादव को देख लीजिए, मायावती को देख लीजिए, कांग्रेस को देख लीजिए, और इस वक्त देखिए प्रियंका गांधी, जिस तरह से मेरे को याद है लोकसभा चुनाव से ही कांग्रेस प्रियंका गांधी लग गई थी यूपी में कहीं ना कहीं कांग्रेस को जीत दिलाने के लिए। देखिए उनकी मेहनत कितनी रंग लाती है, इस बार पता चल जाएगा। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, ये तमाम जितने भी विपक्ष नेता लोग हैं, इन तीनों के बारे में पर्टिकुलरली आपसे, प्रियंका गांधी, मायावती और अखिलेश यादव, क्या ये तीनों योगी आदित्यनाथ के लिए क्या बड़ी चुनौती आपको दिख रहे बनते हुए? देखिए, विपक्ष चुनौती तो रहेगा, और जब तक चुनौतीपूर्ण विपक्ष ना हो तब तक मज़ा भी नहीं आता जी। तो विपक्ष तो चुनौतीपूर्ण होना चाहिए। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी का कार्यकाल और पास्ट के जो 2 कार्यकाल हैं उनको अगर आप देखते हैं, माननीय अखिलेश जी का या फिर आप बहन मायावती जी का कार्यकाल अगर देखते हैं, तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने विकास नहीं किया, उन्होंने उन्नति नहीं की। विकास उन्होंने भी किया है, उन्नति वहाँ पे भी हुई है, लेकिन वहाँ पर साथ में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार जरूर था। तो आपने ये देखा होगा कि 2014 से पहले जितनी भी सरकारें थी उन्होंने भले ही विकास किया हो, लेकिन उनके साथ जो लड़ाई होती थी वो भ्रष्टाचार के मुद्दे पे होती थी। लेकिन अब जो है विपक्ष के पास भ्रष्टाचार नाम का कोई मुद्दा नहीं होगा। वो विपक्ष में कमियां निकाल सकते हैं कि भैया आपने ये विकास करना था, यहाँ नहीं हुआ। वो जैसे आपके संसद में आपके उसे क्या बोलते हैं, एक बार आपके गुलाम नबी आज़ाद जी ने बड़ी रिसर्च करके ला के बताया था कि यहाँ पे ये चीज़ें नहीं हुई, तो मोदी जी ने उनकी शुक्रगुजारी की थी कि चलो ठीक है, अब कम से कम विपक्ष को ये देखने का मौका तो मिल रहा है कौन सी चीज़ें नहीं हुई जी। और जो उन्होंने की वो क्यों की, क्योंकि आप छोड़ के गए थे। तो अगर इस समय आप देखते हैं तो विपक्ष के पास भ्रष्टाचार का कोई मुद्दा नहीं है जिस पर घेरा जाता है। डिसीजंस जो सरकारों ने लिए हैं वर्तमान में, चाहे केंद्र ने लिए चाहे यूपी सरकार ने लिए, और आपने प्रश्न किया कि केंद्र का रास्ता जो है वो यूपी से होके जाता है जी। बिल्कुल सही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा आपकी जो सीटें हैं वो यूपी से ही हैं, और वहाँ से होने के कारण अभी तक की राजनीति में, केंद्र की राजनीति में यूपी का हमेशा बहुत बड़ा योगदान रहा है। जी। पहले तो ऐसा होता था कि आपके प्रधानमंत्री भी मैक्सिमम यूपी से ही निकलते थे। बिल्कुल। देखिए, मैं सीटों पे भी जाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि मैं सिर्फ एक एक करके जानना चाहती हूँ आपको इस बार जो, क्योंकि देखिए आपके साथ मैंने कई बार अखिलेश यादव जी की भी कुंडली डिस्कस की है, मायावती जी की भी कुंडली डिस्कस की है, प्रियंका गांधी की भी कुंडली डिस्कस की है, और अगर गठबंधन को देखा जाए, आप ही ने बोला था कि भाई अगर अखिलेश यादव राहुल गांधी के साथ मिलके चुनाव लड़ेंगे विधानसभा का तो हारेंगे। आपकी भविष्यवाणी सच निकली। लोकसभा का चुनाव आया तब आपने कहा अगर बहन जी के साथ अखिलेश बाबू चुनाव लड़ेंगे तो उन्हें मुक्की खानी पड़ेगी। आपकी भविष्यवाणी सच साबित हुई। अब यूपी का चुनाव है, मैं आपसे जानना चाहती हूँ विपक्ष पार्टियां कि अगर फिर से गठबंधन करती हैं, उनका भविष्य आपको किस ओर नजर आ रहा है गठबंधन के नजरिए से? देखिए, गठबंधन के नजरिए से यूपी में अगर अखिलेश यादव किसी से गठबंधन नहीं करते जी, और जो उनकी कुंडली कह रही है वो अपने एल्डरली रिलेशंस का, एल्डरली नेतृत्व का अगर सम्मान करते हैं, उनकी बात को मानते हैं, तो उनको अच्छी सीटें प्राप्त होंगी। जी।
ये उनकी कुंडली कह रही है। और गठबंधन की जहाँ तक बात है तो वो मैं बहुत पहले डिस्कस कर चुका था, क्योंकि गठबंधन, अब जो पहले गठबंधन होते थे वो होते थे आपके चुनाव के बाद में। पार्टियां जो है चुन के आती थी और फिर वो उनके जो मुखिया होते थे वो आपस में स्थिति को देख के एक दूसरे के साथ गठबंधन करके सरकार बनाते थे, और नीचे जिन्होंने उनको चुना था उनको वो समझाते थे कि भैया इस कारण हमने गठबंधन किया है। अब आप देखिएगा, आप फील्ड में लड़ाई करते हैं, लड़ाई किसकी होती है? आपके वोटर्स, एक दूसरे की विचारधारा। अखिलेश यादव जी की, सपा की जो विचारधारा वो अलग है, आपकी समाजवादी पार्टी की, बहुजन समाजवादी पार्टी की अलग है, और बहुजन समाजवादी पार्टी की विचारधारा अलग है। कांग्रेस की विचारधारा भी अलग है, वो सिर्फ धर्म निरपेक्ष सेकुलरिज्म पे बात करना चाहती हैं। तो लेकिन यूपी के माहौल को देख के अब वो भी जो है धर्म की तरफ, जाति की तरफ जो है बढ़ रहे हैं। तो अगर इलेक्शन से पहले गठबंधन करते हैं तो दो विपरीत विचारधाराएं अगर आपस में मिलती हैं, जो इलेक्शन के बाद अगर जैसे समाजवादी और बसपा जो है अलग अलग जीत के जब आए थे तो उनके जो आपके वो थे आपस में कितनी एक दूसरे के साथ उनकी जो है लड़ाई थी, कंपटीशन था। इसी तरीके से कांग्रेस और सपा और बसपा में था। लेकिन अब अगर ये इकट्ठे होते हैं तो ग्राउंड पे जिन लोगों ने वोट देना उनको कैसे इकट्ठा करोगे? उनको इकट्ठा करने के लिए ऐसा नेता चाहिए जो गठबंधन है उसकी विचारधारा को एक कर दे। लेकिन ऐसा नेता अगर जो है, चाहे वो सपा से हो, चाहे वो बसपा से हो, चाहे वो कांग्रेस से हो, अगर आपको ऐसा कोई नेता मिलता है जो गठबंधन करके नीचे की विचारधारा भी एक कर दे तो वो सक्सेसफुल होगा। तो जो गठबंधन की जो पार्टियां होंगी उसमें वो पार्टियां क्यों आएंगी जो अपने आप को कमजोर समझेगी? आप बसपा वाले हैं सपोज, तो आपका उसे क्या बोलते हैं, ओबीसी और SC ST पे आपका अगर कंट्रोल है तो आप क्यों चाहोगे कांग्रेस के साथ गठन करके, और कांग्रेस का कोई ऐसा नेता है जो सपा और बसपा के जो वोट बैंक का उनको मंत्रमुग्ध कर ले और हमेशा के लिए अपने साथ ले जाए? बड़ी मुश्किल से तो कांग्रेस से SC ST अलग करके आपका जो है BSP बनी। इसी तरीके से आपका सपा ने किया, एक यादव वर्ग को इकट्ठा करके अलग किया, और उसके बाद आस्ता आस्ता जो है उन्होंने एक पार्टी बनाई, एक आधार बनाया। तो वो नेता क्यों चाहेंगे ऐसा हो? तो टॉप लेवल पे दिमाग से ये नहीं चाहेंगे वो कि एक नेता ऐसा आ जाए गठबंधन का जो सबको संभाल ले। तो अगर ऐसा नेता नहीं आएगा तो नीचे जो आपका आपस में लड़ते हैं वो इकट्ठे हो ही नहीं सकते। तो उसमें होगा क्या? अगर मेरे क्षेत्र में सपोज बसपा जीतती थी और बसपा और सपा का गठबंधन हो जाता है और टिकट सपा को मिल जाता है तो बसपा वाला कभी नहीं चाहेगा कि सपा का कैंडिडेट जीते। यही कारण है कि अगर चुनाव से पहले आप गठबंधन करते हैं तो वो हमेशा फेल होगा। चुनाव के बाद का गठबंधन जो है उसमें आप कहीं सक्सेसफुल हो सकते हैं, पर चुनाव के पहले का गठबंधन कभी पास नहीं होगा, क्योंकि आप पार्टी का गठबंधन कर सकते हैं, नीचे वोटर्स की विचारधारा का गठबंधन नहीं कर सकते, उनको आप नहीं मिला सकते। अगर उसको मिलाने में कोई सक्षम व्यक्ति है और जो दोनों पार्टी का नेता है तो भैया जो सक्षम जिस पार्टी का नेता होगा दूसरे का वोट बैंक तो वो खींच के ले जाएगा। तो ऐसा कौन चाहेगा?